सो गाइस, केसेस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता है कि हम अब क्या कर रहे हैं, वी डिस्कसिंग अबाउट द केसेस। केसेस को डिस्कस करने का मतलब हमारा क्या है कि हर हफ्ते मैं आपके लिए केसेस लेकर आता हूं, लेकिन रैंडम केस नहीं लेकर आ रहा। रोज रात को 10 बजे आपको एक वीडियो मिलती है, एक हफ्ते में हम एक इश्यू को डिस्कस करते हैं। जैसे प्रीवियस वीक में हमने एलजीबीटी कम्युनिटी के रिगार्डिंग डिस्कशन की थी। अब जो हफ्ता चल रहा है हमारा, इसमें हम वुमेन राइट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वुमेन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको राइट्स दिलवाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर चुप था वहां पर सुप्रीम कोर्ट वोकल होके सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए, अधिकार दिए वुमेन को। इज दैट क्लियर गाइस? सो जैसे पहले मैंने आपको कल बताया था विशाखा गाइडलाइंस के बारे में कि कैसे विशाखा गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती हैं। ओके, देन आज जो हम बात कर रहे हैं बहुत पॉपुलर केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस, 2017 केस। इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि वुमेन के राइट्स को फॉर्म करने की बात की जा रही है ना। देखो, अगर हम बात करें ना अपने सोसाइटी की, अपने देश की, तो यहां पर इट्स मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी, पेट्रियार्कल माइंडसेट यहां एग्जिस्ट करता है, जिसको हम साधारण शब्दों में क्या बोलते हैं, पुरुष प्रधान समाज है हमारा। और अगर पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो इस पुरुष प्रधान समाज से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि औरतों को बराबर का हक मिले। और अगर कहीं औरतों को कोई बराबर का हक दे दिया जाता है तो वो बहुत गनीमत समझी जाती है। ऐसा समझा जाता है कि ये क्या किया गया, एहसान किया गया मर्द जाति के द्वारा औरत जाति के ऊपर। और कहीं कहीं पर तो मर्द जो है, मेल जो है, वो अग्री नहीं करता कि औरत इस हक की भी क्या है, इस हक को भी वो क्या करती है, डिजर्व करती है। आज जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी उसी में से एक केस है, जिसमें औरत को आजादी ही नहीं थी इस तरह की कि क्या वो अपने हस्बैंड के साथ एक शादीशुदा संबंध में रह भी सकती है या नहीं। हस्बैंड की मर्जी सिर्फ चलेगी या उसकी भी सुनवाई होगी। क्यों? क्योंकि हस्बैंड एक तरफा ही क्या बोलता था उसको कि भाई मैंने तुझे अब छोड़ दिया एंड यू आर फ्री टू गो। अब वो जाए कहां? दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं, एंड इस केस पे वी विल बी आल्सो डिस्कसिंग अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार था, एंड जो सुप्रीम कोर्ट का विचार था वो क्या था। जस्ट अ सेकंड गाइस। जस्ट अ सेकंड गाइस, समथिंग हैज हैपेंड। चलिए, एनीवेज, आई होप आपको यहां तक तो बात समझ आ गई है जो हमने डिस्कस की है विद रिस्पेक्ट टू द केस, कि व्हाट वाज द केस ऑल अबाउट। एंड इस केस में हमने जो डिस्कस करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केस, और ये बहुत पॉपुलर केस है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं अब इस केस को। सपोज कीजिए एक औरत है, व्हाट हैज हैपेंड, यू सपोज एक औरत है और उसके साथ क्या हो रहा है, वो काफी सालों से मैरिड है, उसकी शादी हुई है एंड अपनी फैमिली के साथ रह रही है, बहुत सालों से मैरिज हुई है, दे बिल्डिंग लाइफ टुगेदर। और एक दिन उसका हस्बैंड उसको क्या बोलता है, सिर्फ 3 शब्द, तलाक तलाक तलाक। और ये तलाक 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 कहने से हस्बैंड के द्वारा औरत की जिंदगी कंप्लीटली तबाह हो जाती। यानी कि हस्बैंड ने क्या दे दिया, डिवोर्स दे दिया, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। अब उसकी वाइफ उसके घर में रह नहीं सकती, अपने हक उससे ले नहीं सकती, अब जाए जहां मर्जी जाए, हस्बैंड को कोई लेना देना नहीं। सो एक लड़की जिसने सारी उम्र अपने घर को बनाने में लगाया, वो हर दिन शायद इस डर में ही जिएगी अगर उसकी कभी लड़ाई भी हो जाए मर्द के साथ कि कहीं ये आज मुझे तलाक 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 कह के छोड़ना दे। और ये प्रैक्टिस आज से नहीं चल रही थी, बहुत सालों से चलती आ रही थी, एंड जो विमेन थी वो सफर कर रही थी। एंड मुस्लिम विमेन इसके रिगार्डिंग अगर आवाज उठाने की कोशिश भी करती थी, तो जैसा मैंने आपको बताया, जो मर्द जाति है, वो एक धर्म की बात नहीं है, हर धर्म में मर्द जाति ने औरत जाति को क्या करवाया, चुप करवाया। पर यहां पर क्या होता है, एक लड़की, एक औरत, एक लेडी, वो क्या दिखाती है, वो हिम्मत दिखाती है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लेडीज, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द गर्ल्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि विमेन राइट्स की बात है। बात सिर्फ डिवोर्स की नहीं थी, बात सिर्फ तलाक की नहीं थी, बात सारे अधिकारों की थी जो मिलने चाहिए ना विमेन को। तो उसने जोर दिखाया, उसने हिम्मत दिखाई, एंड शी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाके उसने ये नहीं बोला मेरी मैरिज बचाओ, उसने बोला कि भाई ये क्या प्रैक्टिस है, ये जो एक तरह से तलवार हमेशा हमारे गर्दन पर लटकती रहती है, कब चल जाए कब ना चले हमें पता ही नहीं, एंड क्या ये संविधान के साथ सिंक में है भी है या नहीं। दिस वाज द मेन क्वेश्चन। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आया? आई होप यहां तक क्लियर है आप सभी को।
चलिए आगे चलते हैं। अब इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं ना। व्हाट वाज द क्वेश्चन इन दिस केस? क्वेश्चन वाज कैन वन स्पाउस हैव यूनिलेटरल पावर टू एंड अ मैरिज इंस्टेंटली? आपको क्या लगता है? देखिए गाइस, आपको क्या लगता है कि एक लड़के को या एक आदमी को यह अधिकार होना चाहिए कि वो यूनिलेटरली, एक तरफा उसके पास इतना हक है कि वो अपनी शादी को खत्म कर दे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक औरत का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा? क्या आप इस हक में हैं कि तलाक 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 बोलने से औरत की जो जिंदगी है, उसकी जो डोर है, वो मर्द के हाथ में देना सही है? अगर नहीं तो ये चीज बहुत पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन कब खत्म हुई? जब शायरा बानो पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने हकों के लिए, सभी औरतों के हकों के लिए आवाज उठाती है, मैरिज के लिए आवाज उठाती है और बोलती है, एक सवाल खड़ा करती है कि क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस जब संविधान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए तो क्या वो रिलीजियस प्रैक्टिस वैलिड है या नहीं है? यही बात डिस्कस की गई थी कौन से केस में? शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस में। एंड इसमें क्या जजमेंट आई आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए। सो Can a religious or a personal law practice survive if it conflicts with constitutional values of equality and dignity? ये मैंने आपको भी बताया। Now question read Supreme Court शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने बताया। सो 3-2 की मेजोरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द प्रैक्टिस ऑफ तलाक बिदअत। इसको क्या बोलते हैं हम? तलाक बिदअत। नाउ व्हाट इज तलाक बिदअत? 3 तरह के तलाक होते हैं। एक होता है तलाक बिदअत, एक होता है तलाक एहसान, और तीसरा क्या होता है? तलाक हसन। तलाक बिदअत में अगर हस्बैंड 3 बार तलाक 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 बोल देता है अपनी वाइफ को तो वो डिवोर्स माना जाता है। उनके धर्म में ये माना जाएगा कि अब जो हस्बैंड और वाइफ है उनका डिवोर्स हो चुका है। दूसरा तलाक कौन सा होता है? तलाक एहसान, जिसमें हस्बैंड प्रोनाउंस करता है तलाक एक बार फॉलोड बाय द वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि हो सकता है रिकंसिलिएशन हो जाए। कई बार झगड़ा हो जाता है ना। अब झगड़ा एक शादीशुदा कपल में तो आम बात है यार, और झगड़े में अगर गुस्से में लड़का बोलते तलाक 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 तो बात खत्म ना। लेकिन यहां पर क्या है? इट इज जस्ट कि एक बार आप बोलेंगे तलाक, उसमें वेटिंग पीरियड होगा ड्यूरिंग विच रिकंसिलिएशन इज पॉसिबल। आप दोबारा से इकट्ठे रह सकते हैं। दैट इज तलाक एहसान। देन थर्ड वन वी हैव तलाक हसन। तलाक हसन में तलाक प्रोनाउंस किया जाता है सेपरेटली 3 ओकेजन्स के ऊपर, अगेन जिसमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है रिकंसिलिएशन बिटवीन द प्रोनाउंसमेंट। मतलब दोनों जगह क्या मिल रहा है? समय मिल रहा है। एंड शायरा बानो केस की जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं उसमें तलाक बिदअत जो था उसको खत्म किया गया था, ना कि इस तलाक को तलाक एहसान और तलाक हसन। ठीक है गाइस, समझ आया आपको? So central concern was simple कि could one spouse have unilateral power to end the marriage instantly? इतनी पावर देना क्या सही है कि नहीं? अगर लड़के को गुस्सा आ रहा है तो भाई लड़की को भी तो गुस्सा आ सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं। क्या मैं आपको एक बात बताता हूं क्या कि मैं ट्रिपल तलाक के हक में होता। बिल्कुल मैं ट्रिपल तलाक के हक में होता, लेकिन तब होता अगर ट्रिपल तलाक का हक महिला को भी होता और मर्द को भी होता। अगर मर्द जो है वो तलाक 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 बोल के अपनी शादी तोड़ने का हक रखता है तो इक्वल हक लड़की को भी होना चाहिए था ना, तलाक 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 बोल के अपनी शादी तोड़ने का हक। अगर उसको भी दिया जाता फिर तो बात थोड़ी अलग थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, यूनिलेटरल पावर थी, सिर्फ मर्द के पास पावर थी। इसलिए मुद्दा भी कहां पहुंच रहा है? सुप्रीम कोर्ट शायरा बानो केस, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। एंड किसके फेवर में जजमेंट दी गई? विमेन के फेवर में जजमेंट दी गई, शायरा बानो के फेवर में जजमेंट दी गई। एंड कोर्ट ने देखा कि भाई इट इज नॉट अबाउट वन विमेन, इट इज अबाउट ऑल द विमेन बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन जिसमें ये प्रैक्टिस जो है जो चल रही है, एंड इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट्स। ओके, सो शायरा बानो की कहानी क्या थी देख लेते हैं। अब शायरा बानो की कहानी क्या थी? केस ऐसा है जी, शायरा बानो वाज मैरिड टू रिजवान अहमद, जिसके हस्बैंड का नाम क्या था? रिजवान अहमद। एंड शी वाज मैरिड, और अलेज उसने किया कि उसको क्रुएलिटी फेस करनी पड़ती थी, हरासमेंट फेस करनी पड़ती थी ड्यूरिंग द मैरिज। नाउ 2015 में उसके हस्बैंड ने बोला कि यार छोड़ ये टंटा रोज रोज का, मैं तुझे तलाक देता हूं। कैसे? तलाक तलाक तलाक। तो तलाक 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 कह के उसको छोड़ दिया गया। अब देखिए, अक्सर बोला जाता है कि लड़की जो होती है वो पराया धन होती है, राइट?
आई डोंट नो अबाउट कि इस्लाम में ऐसा कहा जाता है या नहीं, बट इंडियन सोसाइटी में मैंने ये सुना है। अब जब उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद अगर हस्बैंड भी उसको छोड़ रहा है, अबैंडन कर रहे हैं, लॉस भी अबैंडन कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स हाउस में भी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो वो फिर वो जाए कहां? तो वो चलेगी कहां पर? सुप्रीम कोर्ट चलेगी। और उसने बोला कि बात सिर्फ मेरे डिवोर्स की नहीं है, ये वैलिडिटी ऑफ द प्रैक्टिस इटसेल्फ है। आज तो एक शायरा बानो है, कल को 100 शायरा बानो, 1000 शायरा बानो और सफर करेंगी। लैक्स एंड करोड़ ऑफ शायरा बानो आज तक सफर करती आई है। क्या कोई स्टैंड लेगा इस मुल्क में जहां पर हम बोलते हैं कि संविधान ने इस मुल्क की काया पलट दी? हमारी तो काया आज भी वैसे की वैसी है, हम तो आज भी वैसे के वैसे सफर कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया इसके फेवर में 3-2 की मेजोरिटी से, तब भी 5 के 5 जजेस नहीं एक हक में आए। 2 जजेस अलग हो गए, 3 जजेस ने फेवर किया और बोला कि हाँ भाई बात ठीक है। तो ये रिलीजियस प्रैक्टिस जो थी इसको क्या किया गया? खत्म किया गया। ओके, सो हर आर्ग्यूमेंट वाज एसेंशियली कि अगर हस्बैंड यूनिलेटरली इंस्टेंटली एंड कर सकता है मैरिज, तो क्या ये संविधान के तहत सरवाइव कर सकती है पार? तो इसमें आपको सिर्फ इतना नहीं जानना कि ट्रिपल तलाक का मतलब क्या है जी। ट्रिपल तलाक का मतलब 3 बार तलाक बोला तो बात खत्म। एंड ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो वहां पर जब पहुंचा तो उसमें फेवर में केस चला गया किसके? शायरा बानो के, तो बात खत्म ना। आपको पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट क्या था, ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट्स को भी समझ पाए। केस देयरफॉर बिकेम मच बिगर देन वन मैरिज। इट बिकेम क्वेश्चन कंसर्निंग व्हाट राइट्स ऑफ द मुस्लिम वुमेन मोर ब्रॉडली। एंड मुहिम चल पड़ी थी जी देश में। इतना तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मुस्लिम महिलाएं निकल कर बाहर आएंगी और सपोर्ट में जाएंगी कि ट्रिपल तलाक ने हमारी जिंदगी को क्या कर दिया है? जहन्नुम कर दिया है। लड़की का भी इतना देखो, बड़ी डिबेट चलती है, क्या डिबेट चलती है कि क्या ट्रिपल तलाक सही था या नहीं था। मुस्लिम कम्युनिटी में ये डिबेट चलती है कि औरतें कहती हैं कि ट्रिपल तलाक तो भाई सही था, क्यों कर दिया। बट ये ऐसा सच नहीं है। अगर आप देखेंगे ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, जिस समय ये डिबेट भी चल रही थी, तो काफी महिलाएं निकल कर बाहर आई और उन्होंने बोला कि हमारी जिंदगी जो है वो जहन्नुम की हुई थी इस ट्रिपल तलाक ने, तलाक बिद्दत ने। कैसे की हुई थी कि हम हमेशा डर में जी रही थी कि हम कभी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं सकते थे। अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कोई बात करने की कोशिश की जाती थी तो उसका आउटकम क्या होता था? मन में हमेशा डर रहता था। मैं नहीं कहता कि हर मर्द मुस्लिम या हर मर्द हिंदू, कोई भी मर्द है वो खराब है ना, बट हम गारंटी वाली बात ही क्यों करें कि भाई नहीं मर्द खराब नहीं है, मर्द अच्छे हैं, इसलिए हमने इसको पावर दिया है। देनी क्यों है भाई ऐसी आर्बिट्ररी पावर, मन मर्जी की पावर? तो ये बहुत सरप्राइजिंग था कि मुस्लिम वुमेन की सपोर्ट मिली इस चीज को कि ऐसा मत कीजिए। क्या मत कीजिए? ट्रिपल तलाक को कंटिन्यू मत कीजिए, इसको खत्म कीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फेवर में मुस्लिम महिलाएं निकलकर बाहर आ रही थी। ओके, सो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स कौन कौन से थे? इक्वालिटी का कंसर्न, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, आर्टिकल 21 का। ये तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि आपको आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये तो आपको रट लेने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और गोल्डन ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट व्हाट। आप मुझे बताइएगा 21 है, 19 है, एंड तीसरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो गोल्डन ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता है। So basic argument was practice cannot be constitutionally protected merely because it has existed over a long period of time। देखिए, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा समय हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो ठीक होगी। ठीक है, देखो यूजुअली कोर्ट्स में क्या आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं? कोर्ट्स में ना यूजुअली आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि भाई इस प्रैक्टिस को तो बहुत साल हो गए, इस धार्मिक प्रैक्टिस को बहुत साल हो गए, तो इसको हम खराब नहीं कर सके, खत्म नहीं कर सकते, हम इसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते। तो कोर्ट कहता है कि भाई किसी भी प्रैक्टिस को सही गलत बोलने का पैमाना ये थोड़ी होना चाहिए कि इसको बहुत समय हो गया। नो, नॉट रियली। बहुत समय होने का मतलब क्या है यार? कोई मतलब नहीं है। आप कल को बोले जी कत्ल होते हुए तो बहुत समय हो गया जी, करोड़ों साल, सॉरी हजारों साल बीत गए, कत्ल हो ही जा रहा, तो कत्ल करना क्या सही हो गया? नहीं भाई, जंगल राज से बाहर निकलना तो पड़ता है कभी ना कभी तो डिसीजन लेना पड़ता है। मेजोरिटी किसी चीज को सही कह रही है, दैट डजंट मीन कि वो चीज सही होगी है। अब मैंने एलजीबीटी कम्युनिटी के रिगार्डिंग आपको बात बोली थी कि अगर मेजोरिटी स्टेट को प्रेफर करती है, दैट डजंट मीन एलजीबीटी कम्युनिटी खराब होगी है, गलत होगी है। मेजोरिटी का एक तरफ होने का मतलब ये नहीं होता कि जो मोनारिटी है या मोनारिटी ओपिनियन है वो गलत है ना। दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं। गलत सही की तो बात ही नहीं है, तो नजरियों की बात है। यहां पर तो जीना सरल कैसे बनाया जाए, आसान कैसे बनाया जाए, मुश्किल ना बनाया जाए, एक ह्यूमन डिग्निटी वाली जिंदगी तो जी जाए। चाहे महिला है, चाहे मर्द है, चाहे बच्चे हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे विकलांग है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे कोई मर्जी है, इस देश का नागरिक होने के नाते क्या उसको एक डिग्निटी वाला जीवन जीने का हक है या नहीं है? यही शायरा बानो जो थी वो मांग रही थी।
ठीक है। सो दे आल्सो आर्ग्यूड दैट तलाक बिदअत वाज नॉट एसेंशियली अ डिजायरेबल प्रैक्टिस अंडर इस्लामिक प्रैक्टिसेस। अब अपोज किया गया, जो अपोजिंग साइड थी उन्होंने ये बोला कि ये तो जी हमारा रिलीजियस फ्रीडम का मामला है, हमारा पर्सनल लॉ का मामला है, आर्टिकल 25 का मामला है, 29 का मामला है, 30 का मामला है, इसमें आप क्यों बोल रहे हो? हम जैसी मर्जी प्रैक्टिस चलाएं, जब आर्टिकल 25 हमें अलाउ करता है तो फिर आप ये प्रैक्टिस क्यों चला रहे हैं? देखिए, जो ट्रिपल तलाक के सपोर्टर थे ना, वो बोलते थे कि आर्टिकल 25 जो है हमें रिलीजियस फ्रीडम देता है, जिसमें हम कोई भी प्रैक्टिस करना चाहें तो हम कर सकते हैं, इसमें कोर्ट इंटरवीन क्यों कर रहा है? चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे 6 बार तलाक हो, जो मर्जी तलाक हो, व्हाई आर यू स्पीकिंग इन बिटवीन? बात रीजनेबल है, क्योंकि अगर संविधान हमें ये हक दे रहा है तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? फिर ऐसे तो हिंदू धर्म भी बोलेगा ना कि महिलाओं को हम मंदिर में एंटर नहीं करने देंगे। भाई साबरी वाला केस जो है वो गलत है, क्यों? क्योंकि हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस का हमें पूरा हक है, हम दलित्स को एंटर नहीं करने देंगे, हम महिलाओं को जो मेंसेस साइकिल में उनको एंटर नहीं करने देंगे, हमारी प्रैक्टिस है। ऐसे तो फिर संविधान की क्या जरूरत है? उठाओ इसको रद्दी में फेंक दो ना। अगर आपको सभी को अपने अकॉर्डिंग ही चलना है तो फिर ठीक है। और फिर जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तब फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ये बोलते हुए भी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं होता कि एक ही कोड सभी के लिए बनाया जाए, इसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा कोड लाया जाए, चाहे आपके कंसर्न है उसको कंसिडर कर लेंगे। बट इस मुल्क में नो सुनर मुझे नजर आ रहा है कि कुछ भी यहां होने वाला नहीं है संविधान के अकॉर्डिंग। और यकीन मानिए, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज भी ना चाहें ये चीज हो, क्यों? क्योंकि उनको भी तो फिर मुद्दे चाहिए। कैसे मुद्दे? जिस मुद्दों के ऊपर समाज भी डिवाइडेड रहे। ऑलरेडी समाज स्ट्रक्चरली भी डिवाइडेड है। अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं ना, तो एकता की बात तो सर सैयद अहमद खान ने भी की थी, एकता की बात तो इकबाल ने भी की थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लेटर टर्न्ड आउट टू बी कॉम्युनल। व्हाई? कुछ ना कुछ होगा ना। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। सर सैयद अहमद खान जो कहते थे एक ही जमीन में हम पैदा हुए, एक ही जमीन में हम मर जाएंगे, वही गंगा का पानी हम पिए, वही गंगा का पानी तुम पियो। और बोला जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बात है सबसे पहले निकलती उनसे है। आप मेरी बात समझ रहे? तो जो अगर आप चाहोगे भी ना क्या होना, सेकुलर होके हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करना, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से मैं पेसिमिस्टिक हूं इस मामले में। हाँ, कोएग्जिस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के कंसर्न्स के साथ, कभी रौले चल रहे हैं, कभी शांत हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे ना कि घी शक्कर हो रहे हैं, तो मेरे को डिफिकल्ट लगता है देखना। या तो आप बिल्कुल रिलीजियस ना हो, अपने रिलीजियस व्यूज को बिल्कुल एक दरकिनार कीजिए, आप इधर रखिए, आप इधर रखिए। जैसे मैं इस विचार का रहता हूं तो मेरे को कम फर्क पड़ता है इन चीजों से, लेकिन अमूमन लोग ऐसे नहीं है, चाहे हिंदू की बात कीजिए चाहे मुस्लिम की बात कीजिए। So was this primarily a matter of the court or should reform personal law be left to the parliament? किसके ऊपर छोड़ देना चाहिए? This was the question. So 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस केस को सुना। मैंने आपको बताया था ना, एक जज हो तो क्या बोलते हैं इसको, बताइए? सिंगल जज बेंच होता है, फिर 2 हो तो डिवीजन बेंच होता है, राइट? मैंने आपको बताया। So 5 जज हो और उसके बाद फिर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है। The judge did not agree on one common reasoning. फाइनल रिजल्ट क्या था जी? 3-2 का फाइनल रिजल्ट था। देखो, अब इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है खैर आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं जस्टिस केयर एंड नजीर ने क्या बोला। ये कहते 2 जज थे जिनकी डिसेंटिंग ओपिनियन थी, जो कहते थे नहीं। इनका क्या कहना था? सी, आपको एक बात बताता हूं। ट्रिपल तलाक केस के अंदर 2 जज ऐसे थे जो कहते थे ट्रिपल तलाक सही है। ट्रिपल तलाक सही कहने का मतलब ये नहीं था कि वो कह रहे थे कि औरतें सफर करती जाएं। उनका कहने का मकसद क्या था? वो कहते कि भाई ये तो एक पर्सनल रिलीजियस प्रैक्टिस है एंड हम इसको फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में देख रहे हैं, लेकिन हम इसको इनवैलिडेट करार करने के लिए, इसको गलत ठहराने के लिए तैयार नहीं। हम फिलहाल इसको टेम्परेरीली क्या कर सकते हैं? इसको स्टॉप कर सकते हैं प्रैक्टिस को, और हम पार्लियामेंट को समझ दे देते हैं कि पार्लियामेंट तू लेजिस्लेट कर लेगी, तूने क्या करना है। लेकिन आउटराइटली इसको खत्म कर देना तो हम इस फेवर में नहीं है। ये 2 जजेस थे जो ये बात बोल रहे थे। 3 जजेस, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस नरीमन एंड जस्टिस ललित, ये वो जजेस थे जो कहते थे नहीं, हमें इसको खत्म करने की क्या है, सख्त जरूरत है, क्योंकि आर्टिकल 14 के ऊपर हमें फोकस करना है और हमें यह देखना है कि कैसे मनमर्जी के साथ मर्द जाति जो है इसका क्या करती है, गलत इस्तेमाल करती है। और इफ रूल गिव्स वन पर्सन अनकंट्रोल्ड एंड अनरीजनेबल पावर बिना फेयरनेस के, तो वो इक्वालिटी को वायलेट ही तो कर रही है। आर्टिकल 14 क्या एस्टैब्लिश कर रही है? चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, इक्वालिटी तो एस्टैब्लिश कर रही है, रूल ऑफ लॉ तो एस्टैब्लिश कर रही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एस्टैब्लिश कर रही है। तो जब मर्द और औरत दोनों बराबर हैं तो एक
मतलब एक जेंडर को, एक सेक्स को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस किस बात की? तो इसीलिए ये फेवर में केस गया था किसके? मुस्लिम महिलाओं के। ट्रिपल तलाक जो है वो खत्म कर दिया गया था। ओके, so instant triple talaq gave husband an immediate and unilateral part to end the marriage. Majority therefore found practical, legal, unsustainable. तो मैं आपको क्या बताया, अब अगर ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया तो क्यों किया गया? आर्टिकल 14 का बेस लेते हुए। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ट्रिपल तलाक अगर खत्म किया गया तो किस बुनियाद पे खत्म किया गया भाई? आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट क्या कहता है? ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई आदमी है, चाहे कोई औरत है, वो सब कानून के सामने क्या है? बराबर है। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है। तो यहां पर कानून के सामने सब बराबर कैसे हुए? जो मर्द था उसको तो एक्स्ट्रा पावर्स थी, वो चाहता तो महिला को कभी भी छोड़ सकता था। तो कोर्ट कहता है यार ये कैसी आर्बिट्रेरीनेस है? हमने संविधान बनाया इसलिए थोड़ी बनाया कि हम इसको एग्जिस्ट करने दें। तो खत्म कर दिया था ट्रिपल तलाक। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने इसको साइड पे कर दिया। फाइनल जजमेंट क्या थी मैंने आपको बता दी, किस बेस के ऊपर थी, मैंने वो भी आपके साथ डिस्कस कर दिया। एंड इसके बाद सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट आता है, इसके रिगार्डिंग डिबेट शुरू हो जाती है, कोर्ट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो है बोला जाता है कि कैन नॉट डिपेंड अपॉन द पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ जो है वो रहना चाहिए। इफ अ प्रैक्टिस वायलेट्स इक्वालिटी और डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मस्ट प्रिवेल। 3-2 स्प्लिट्स आल्सो शोज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस कैन प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। दो वेरी डिफरेंट रीजनिंग यहां पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब स्टोरी यहां पर खत्म नहीं होती है गाइस, स्टोरी यहां पर खत्म नहीं होती। शायरा बानो के केस के बाद स्टोरी की दी एंड नहीं थी, पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। एंड पिक्चर बाकी जो थी वो कब कंटिन्यू होती है? जब पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट मैरिज, जिसमें इस लेजिस्लेशन ने स्पेसिफिकली डील किया इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो। कहते कोर्ट तूने तो कह दिया, अब हम इसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं, मोहर लगाते हैं। एंड ये कब हुआ? जब बीजेपी गवर्नमेंट पिक्चर में आ गई। और बहुत क्रिटिसाइज किया गया इस चीज को कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो शायद ये चीज ना होती। अब कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो शायद 370 भी एब्रोगेट ना किया जाता। कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो शायद राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भी रिजॉल्व ना होता। कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो शायद कभी पाकिस्तान के घर में घुस के उसको ना मारा जाता, ऑपरेशन सिंदूर ना किया जाता, उरी का बदला ना लिया जाता, एंड इवन नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी ना खत्म की जाती, नक्सलिज्म ना खत्म किया जाता। हो सकता है, मैं कोई सपोर्टर नहीं हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी का, बट दिस क्वेश्चन इज फॉर यू टू थिंक। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स 14, 15, 21, 25 ये आपको सारे पता होने चाहिए क्या क्या कह रहे हैं। दिस इज द की टेक अवे फॉर यू अगर आप शायरा बानो केस या ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। ओके, सो इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या थे? जेंडर इक्वालिटी, रिलीजियस फ्रीडम, पर्सनल लॉ, इंडिविजुअल राइट, जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मैनिफेस्टिंग आर्बिट्रेरीनेस, etc. Is that clear? So guys, that was all about your केस। आई होप आप सभी को समझ आया। अब देखो ऐसे और बहुत केसेस जो हैं हम डिस्कस करते हैं क्लासेस में भी, क्योंकि आप सभी को पता है बिना केसेस के आपका जीएस पेपर 2 जो है वो सॉल्व होना इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। एंड आपको नंबर ही तभी मिलते हैं अगर आप ये सारी चीजें लिख के आते हैं। इसीलिए क्लासेस का एक्सेस हमने बहुत आसान बना दिया आप सभी के लिए। आप क्लासेस को कैसे एक्सेस ले सकते हैं? देखो मैंने क्या बोला आपको, केसेस जो है जीएस पेपर 2 की बैकबोन है, और सारे केसेस हम यहां पर तो कर ही रहे हैं, मतलब कुछ जो जो पॉसिबल है। इसके अलावा और बहुत केसेस जो होते हैं हम क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं, वो सारा एक्सेस हमने बहुत आसान बना दिया है। आप सीधा हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ओके, यू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है? दैट इज लॉन्चपैड एजुकेशन। लॉन्चपैड एजुकेशन लिखिएगा, ये एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, एंड माई इंस्टीट्यूट ऐप जो है वो आईओएस यूजर्स के लिए। वहां पर आप डाउनलोड करने के बाद सीधा यूपीएससी के कोर्स पर जाएंगे। वो मात्र 10,000 रुपए का कोर्स है अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ABH01, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, H फॉर हाइट 01। ओके, सो ABH01 अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो व्हाट विल हैपन, आपको ये 10,000 का कोर्स मिल जाएगा, राइट? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्लीट कोर्स, नॉट ओनली अबाउट पॉलिटी, ये पूरा यूपीएससी का कोर्स आपके लिए अवेलेबल। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस केस। थैंक यू।